हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराव। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अकाउंट्स के जितने भी अभी पेपर हुए हैं, ठीक है, जिसमें कॉमर्स मांगा गया उसमें ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पूरा सेट्स है। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन आगे भी ऐसी कोशिश की जाएगी। आपकी थियोरी की क्लासेस तो चलती रहेंगी कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू आपकी थियोरी की क्लास चल रही है वैसे चलती रहेंगी, लेकिन ये अलग से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यू की क्लासेस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इसी बेस पे आपका पेपर होना है। एंड देन आपको एमसीक्यू डेली अप कराया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। एंड देन बीच बीच में मैं न्यूमेरिकल्स भी आप सभी के कंप्लीट करवाता रहूँगा। तो आज ये पूरा एमसीक्यू की क्लास है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, राइट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टुडे इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फंड मीन, पोस्ट से क्या तात्पर्य। फंड मीन, व्हाट इज अ फंड, मतलब पोस्ट से तात्पर्य क्या है। ठीक है, मतलब होता क्या है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपके ऑप्शन है करंट एसेट्स ये होता है, चालू संपत्तियां होती हैं, करंट लायबिलिटी होती है, एंड वर्किंग कैपिटल होता है ये, या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो आपके फंड होते हैं, जो आपके फंड मतलब कोष होते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कोष कह सकते हैं, ये आपके फंड है। ठीक है, ये आपकी चालू परिसंपत्तियां होती हैं, मतलब करंट एसेट्स होते हैं। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये करंट एसेट्स होता क्या है, इससे पहले के क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है आपका जिसको आप बेचकर एक साल के अंदर बहुत सारे पैसे मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी करंट एसेट्स में, मतलब आपकी जो टेंजिबल इंटेंजिबल मैंने आपको बताया था। ठीक है, टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और इनटेंजिबल जिन्हें हम मतलब नहीं देख सकते, छू ही नहीं सकते, मतलब वो आपकी मतलब पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये इंटेंजिबल एसेट्स आपकी होती है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में आपका बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ठीक है, जितने भी सभी मतलब आपके गुड्स वगैरह हो जाएंगे, तो ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स होता है। तो करंट एसेट जिसे हम एक साल के अंदर मतलब पूरी तरीके से सेल करके मतलब एक साल के अंदर अच्छे से अच्छा कैश हम पा सकते हैं, वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपका कोष क्या होता है, ठीक है, इसको जान लेते हैं जरा। एज पर द फंड्स flow statement, funds and assets and funds flow statement in a statement of cash flow and outflow, the money is used in the statement is current assets। मतलब कोष प्रवाह विवरण के अनुसार जो आपके कोष परिसंपत्तियां हैं, ठीक है, कोष प्रवाह विवरण रोकड़ अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह का विवरण होता है ये। ठीक है, ये फंड्स कोष अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह का ये विवरण होता है। प्रवाह विवरण में प्रयुक्त धन एक चालू संपत्ति होती है। इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए फंड्स फ्लो, पहली बात होता क्या है फंड्स फ्लो ये होता है कि किसी बिजनेस, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पैसे का आना एंड पैसे का जाना, यही आपका फंड्स फ्लो होता है। मतलब एक बार पैसा आ रहा है, पैसा चला जा रहा है, आ रहा है, पैसा चला जा रहा है, किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फंड्स फ्लो होता है। जैसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कि अरे यार बिजनेस में पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, फिर वो चला जा रहा है, मेरा कुछ बच ही नहीं रहा है, मतलब आ रहा है पैसा लेकिन फिर चला जा रहा है, वही होता है फंड्स फ्लो। और फंड्स इनफ्लो क्या होता है, फंड्स फ्लो इनफ्लो वो होता है जो बिजनेस को पैसे मतलब बिजनेस को चलाने के बाद जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, फंड्स इनफ्लो, राइट। फंड्स इनफ्लो क्या होता है, जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस को आप चला रहे हो, ठीक है, तो आपके जितने डेप्टर्स होंगे उनसे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपने कोई गुड्स सेल किया है वहां से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फंड्स इनफ्लो है, पैसे का आना। फंड्स आउटफ्लो आपका क्या होता है, पैसे का जाना, ठीक है, पैसे का जाना मतलब आपकी लायबिलिटी है, आप किसी के उधार हो तो वो आप पे करोगे, ठीक है, कहीं से आपने पैसे ले रखे हैं, बैंक से लोन ले रखा है, तो आप वो आपका कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। कैश आउटफ्लो मतलब पैसे का चला जाना, कैश इनफ्लो पैसे का आना, ठीक है, तो ये आपका होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मतलब हम कह सकते हैं कोष अंतर प्रवाह मतलब रोकड़ अंतर प्रवाह और रोकड़ बहिर्प्रवाह। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस। यस, चलिए
रोकड़ शेष को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके खाते नहीं लिए जाते हैं। मतलब सीधी सी हम बात कहते हैं कि कैश बैलेंस को एडजस्टमेंट करने के लिए कौन से अकाउंट्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मिस्टेक इन द कैश बुक, मतलब रोकड़ बही में अगर गलती होगी उसको नहीं लेते हैं। मिस्टेक इन द पासबुक, पासबुक में गलती। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बुक, मतलब बैंक ने चार्ज आपका किया है, ठीक है, चार्जेस जो उसके रहते हैं, जैसे एटीएम का चार्जेस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो उसको अगर डेबिट हुआ है तो क्या पासबुक में डेबिट किए गए पर बैंक प्रभार का भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एंड देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट किया गया ब्याज और लाभांश, क्या यह कैश बुक में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। तो आपका आंसर है मिस्टेक इन द पासबुक, राइट। योर आंसर, राइट आंसर इज मिस्टेक इन द पासबुक। पासबुक में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि उसको हम रोकड़ शेष में नहीं लेते हैं। रोकड़ शेष मतलब कैश बैलेंस में हम उसको नहीं काउंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको जान लीजिए, ठीक है। मिस्टेक मेड इन द पासबुक आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजस्टमेंट द कैश बैलेंस, ये एक रूल होता है, ठीक है, कि कैश बैलेंस में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो जो मिस्टेक हमसे हो जाती है, ठीक है, पासबुक में, मतलब पासबुक में जो हमसे मिस्टेक हो जाती है उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए मिस्टेक वाला पोर्शन नहीं रहता है। जैसे आप बैंक जाते हो तो क्या होता है, आप जब प्रिंट कराते हो तो आपको जितना पैसा आपने मतलब निकाला हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, जितना आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उस सभी की एंट्री होती है। इंटरेस्ट की भी एंट्री होती है। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसका भी वहाँ पे मेंशन हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से। और जितने चार्जेस होते हैं, जैसे एटीएम का चार्ज हो गया, ठीक है, एसएमएस चार्ज हो गया, तो ये सब भी वहाँ पे जो आपका डिडक्शन कटता है चार्जेस का, वो भी पासबुक पे आपका शो करता है। लेकिन अब ये कहिए कि पासबुक में कोई गलती हो गई, एंट्री टाइप करते समय कोई गलती हो गई, तो वो आपका नहीं, बैंक की तरफ से उस गलतियों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, रोकड़ शेष को समायोजित करते समय बैंक बुक में हुई गलतियों को शामिल नहीं किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ यूज ऑफ फंड्स, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है, किसे धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है। आपके आंसर है अ डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, लेनदारी लेखे में कमी, ठीक है, अ डिक्रीज इन कैश, नकदी में कमी, एन इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, देनदारी लेखे में वृद्धि, एंड एन इंक्रीज इन कैश, नकदी में वृद्धि। तो किसे धन का हम उपयोग मान सकते हैं कि हम फंड्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अ डिक्रीज इन कैश, नकदी में कमी, ठीक है, नकदी में कमी होगी तो जाहिर सी बात है आप उसको मान सकते हैं कि हाँ मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास पैसे हैं, ठीक है, 10,000 आपके पास पैसे हैं, आप उस पैसे से अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आपके खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मतलब वो नकदी, मतलब कैश का आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कैश का। कैश मतलब फंड्स, ठीक है, ढेर सारे पैसे को हम फंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फंड्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिक्रीज इन कैश, नकदी में कमी, मतलब कैश में जो डिक्रीज होता है उसे हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ फंड्स, ठीक है। आइए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले फंड्स आर यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑपरेटिंग expenses, purchase of capital assets, reduction in total liabilities and reduction in cash। मतलब किसी भी संस्था में धन का उपयोग नगद परिचालन व्यय, पूंजीगत संपत्ति की खरीद और कुल देनदारियों में कमी और नकदी में कमी के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस कर रहा है, मतलब कोई एक बिजनेसमैन है या एक कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो धन का उपयोग आपका कैसे करेगा, नगद परिचालन व्यय, मतलब कैश में ही बिजनेस करेगा, कैश में बिजनेस करेगा, कभी कभार चेक द्वारा भी मतलब बिजनेस किया जाता है, ठीक है। तो अभी वो मान लीजिए कैश में वो बिजनेस कर रहा है, तो एक आपका ये हो गया। देन जितनी भी वो अपने कैपिटल एसेट्स को वो परचेज करेगा, ठीक है, कैपिटल एसेट्स को परचेज करेगा बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर भी कैश खर्चा होगा, ठीक है। एंड जितनी भी देनदारियों में कमी, ठीक है, लोग उससे पैसे ले जा रहे हैं, अभी कोई पैसा मिला नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब नकदी में कमी होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स, मतलब धन के उपयोग का एक उदाहरण है, ठीक है। धन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल यूज ऑफ फंड्स, निम्नलिखित में से कौन से धन का उपयोग का उदाहरण है। ये भी देखिए सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं आंसर क्या होने चाहिए और ऑप्शन क्या होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके ऑप्शन है इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि जब होती है तो क्या वो आप धन का उपयोग करते हो। इंक्रीज इन कैश, थर्ड ऑप्शन है टैक्स रिफंड एंड इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो यूज ऑफ फंड्स होता क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड देन इनमें से कौन सा धन का उपयोग है, मतलब यूज ऑफ फंड्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, स्थायी परिसंपत्तियों के वृद्धि पर,
ठीक है। जो कैश यूज़ किया जाता है वही होता है यूज़ ऑफ फंड्स। स्थायी एसेट्स आपका क्या होता है, फिक्स एसेट्स आपका क्या होता है, फिक्स एसेट्स आपका जैसे हो गया क्या, आपका हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कहीं जाना है नहीं, वो आपकी परिसंपत्ति है, आपको रिवेन्यू अच्छा खासा देगी, ठीक है, इससे आप रिवेन्यू अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हो। तो ये आपकी स्थायी परिसंपत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेते हैं धन का उपयोग, यूज़ ऑफ फंड्स इन रिडम्पशन ऑफ शेयर, इन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, मतलब अंशों व ऋण पत्रों के विमोचन में धन का उपयोग हम करते हैं। इन द परचेज इंक्रीज ऑफ फिक्स एसेट्स, स्थायी परिसंपत्तियों को अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पर भी हमारा कैश यूज होता है, मतलब हमारा जो फंड्स होता है वो वहाँ पे यूज़ होता है। इन पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपने कोई लंबे समय तक लोन ले रखा है 10 लाख 12 लाख, तो वहाँ पर भी आपका कैश मतलब यूज़ ऑफ फंड्स, आप पैसे को वहाँ पे भाई लॉन्ग टर्म लोन अगर आप लोगे तो हर महीने आपको देना पड़ेगा, या जैसा भी आपका जो पॉलिसी रहेगी लोन का वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन एजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की वृद्धि में, कार्यशील पूंजी मतलब आप अपने बिजनेस में लगातार पैसे लगा रहे हो बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो भी आपका यूज ऑफ फंड्स है। इन डिविडेंड एंड टैक्स पेमेंट, ठीक है, लाभांश मतलब वह कर भुगतान में भी आपका जो पैसे खर्च होते हैं वो भी आपका यूज ऑफ फंड्स है, ठीक है। अन्य विकल्पों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि फंड्स के अंतर्गत आएगा। तो मतलब देयरफॉर अकॉर्डिंग द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इंक्रीज और इन फिक्स एसेट्स विल कम अंडर द यूज ऑफ फंड्स, स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि जो होगी वो आपका यूज ऑफ फंड्स में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट लायबिलिटी अकाउंट, इनमें से कौन सा देता खाता नहीं है, ठीक है। देता मतलब लायबिलिटी मतलब क्या, आप किसी के पैसे बाकी हो, आपने किसी से उधार माल ले रखा है, बिजनेस चला रहे हो और आपको पैसे अभी देने हैं, तो वो आपके क्या होंगे, लायबिलिटी होगी, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी होगी, आपको पैसा देना है। तो लायबिलिटी अकाउंट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है देख अकाउंट, अकाउंट्स पेबल दे खाता, एक्रूड एक्सपेंसेस उपार्जित व्यय, कैश या नोट्स पेबल मतलब नोट्स दे नोट्स। तो आपके आंसर क्या हो सकता है, आपके आंसर है कैश, आपके आंसर है क्या, कैश, ठीक है। अब इसको पहले अच्छे से समझते हैं कि कौन सा आपका लायबिलिटी अकाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। लायबिलिटीज आर दोज आइटम्स विच द बिजनेस हैज़ टू पे, लायबिलिटी एक कह सकते हैं हम, लायबिलिटी वह एक टर्म्स होता है, मद होता है जिसका भुगतान व्यवसायी को करना होता है, ठीक है। बिजनेस को चलाने के लिए वो लोन लेता है, उधार लेता है, ठीक है। अमाउंट पेएबल, ठीक है, इन द फ्यूचर, अमाउंट पेएबल इन द फ्यूचर एंड बर्डन्स द बिजनेस, जितने भी वह राशियाँ जो होता है जिसको उसको भविष्य में देनी है तथा व्यवसाय पर भार डालती हैं। देय खाता, ठीक है, उपार्जित व्यय तथा देय नोट्स, यह सभी व्यवसाय के दायित्व हैं, ठीक है, जिनका भुगतान उसे करना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, जितने भी अकाउंट जैसे अकाउंट पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस एंड नोट्स पेएबल, दीज आर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस दैट हैव टू बी पेमेंट, दैट हैव टू बी पेड, ठीक है। मतलब ये आपके अकाउंट होते हैं जिनको आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको पे करना है, ठीक है। यही सब आपकी लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेएबल मतलब आपका हो जाएगा देय खाता, मतलब आपने किसी से पैसा ले रखा है, आपको पे करना है उनको, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल, उपार्जित व्यय मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस, आप पहले से ही डिसाइड रहता है कि हाँ इस बिजनेस को चलाने में इतना खर्चा होना ही होना है, तो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस है, वहाँ पर भी आपका कैश जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से, वो भी आपकी लायबिलिटी ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन यहाँ पे हम बात करते हैं जबकि रोकड़ व्यवसाय की संपत्ति है, इसका लेखा व्यवसाय की स्थिति विवरण संपत्ति पक्ष में करते हैं। वेयर कैश इज एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इट इज अकाउंटेड फॉर ऑन द एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, राइट। कैश का जो हम एंट्री करते हैं पूरी तरीके से उसका हम क्रेडिट साइड में करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हम उसको एसेट साइड में पूरी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम एसेट्स अपनी मानते हैं, पैसे को, ठीक है, आपके पैसे आपकी संपत्ति ही होती है। तो एसेट साइड में बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको एसेट साइड में शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट शेष है, सेल्स है, कैपिटल है, सैलरी है या रेंट पेड है, किराए का भुगतान, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका क्रेडिट शेष होगा, तो आपके ऑप्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके ऑप्शन आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है, राइट। देखिए आपके आंसर है ए और बी दोनों। ए मतलब सेल्स भी आपका हो गया एंड कैपिटल भी आपका हो गया, ये आपका क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस आपका होता है। देखिए सेल्स अकाउंट
बिक्री खाते का शेष हमेशा CR शेष होता है, एंड साथ ही पूंजी खाते का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट होता है, उसका भी जो बैलेंस होता है वो भी CR होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, क्योंकि पूंजी लगाने से अधिक आहरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब आपने सेल्स किया है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपका वो क्रेडिट बैलेंस होगा, आप में क्रेडिट होगा अगर आप में पैसे आएंगे। जैसे बैंक अगर आपको पैसा देगा तो आपके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट आएगा। अगर आप बैंक को पैसा दोगे तो बैंक को डेबिट में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जिसको आप पैसा दोगे वो डेबिट, जो आपको पैसा देगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं, द बैलेंस ऑफ द सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज CR, ठीक है। दैट दिस हैपन बिकॉज मोर विदड्रॉ कैन नॉट बी मोर देन इन्वेस्टिंग कैपिटल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिकेट द इनिशियल अमाउंट्स द ओनर ऑफ द बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटेड। मतलब प्रारंभिक राशि जो आपकी होती है, प्रारंभिक राशि इनिशियल अमाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करते समय आप लगाते हैं, ठीक है, जो व्यवसायी के स्वामी या मालिकों ने योगदान दिया है, ठीक है। तो मतलब शुरुआत में जो आप पैसे लगाते हो उसको हम कहते क्या है, बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑप्शन, पूंजी एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति, प्रॉफिट लाभ, रिजर्व या संचय। तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं, आपके आंसर है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आपका वो इनिशियल अमाउंट है जो आप बिजनेस स्टार्ट करते समय आप लगाते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि कैपिटल रिफर्स टू द इनिशियल अमाउंट विच द ओनर ऑफ द बिजनेस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। पूंजी प्रारंभिक राशि को इंगित करती है जो व्यवसाय के स्वामी और मालिकों ने क्या किया है, योगदान दिया है। तो सबसे पहले ये इनिशियल कैपिटल ही होती है, ठीक है, इनिशियल कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से किसे हम राजस्व व्यय माना जाता है, राजस्व व्यय, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, इमारत को गिराने की लागत जो आती है, कॉस्ट आती है, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका माना जाता है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर कार्स, कार और पेट्रोल डीजल की लागत जो होती है वो आपका रिवेन्यू माना जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी, संपत्ति खरीदने में कानूनी लागत, ये आपका माना जाता है। एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, अचल परिसंपत्तियाँ जो चल नहीं सकती जैसे लैंड बिल्डिंग, ये आपके हो गए, तो ये आपकी क्या होती है, रिवेन्यू इनको मानी जाती है। इनको इंस्टॉलमेंट करने के लिए जो खर्च किया जाता है, एक्सपेंसेज होते हैं, क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपके आंसर है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर कार्स, कारों के लिए पेट्रोल और डीजल की जो लागत होती है उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, मतलब हम राजस्व व्यय मान सकते हैं। किस बेस पे मान सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। यस, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑकर व्हेन ए कंपनी स्पेंड्स मनी ऑन ए शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। मतलब एक राजस्व व्यय तब होता है जब कोई कंपनी क्या होती है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 वर्ष से कम समय के लिए खर्च करती है, ठीक है, वो एक राजस्व व्यय होता है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है जिसको कोई कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए खर्च करती है, अपने पैसे को खर्च करती है, ठीक है। यूजुअली दीज एक्सपेंसेस आर यूज्ड टू फंड ऑन गोइंग ऑपरेशन। आमतौर पर जो हम कह सकते हैं कि इन व्ययों का उपयोग तब किया जाता है, ठीक है, इन व्यय मतलब इन एक्सपेंसेस खर्चों का उपयोग चल रहे कार्यों को निधि देने के लिए किया जाता है। निधि मतलब एक अमाउंट्स देने के लिए किया जाता है, फंड्स होता है निधि मतलब रुपए पैसे देने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्हेन दिस फंड्स इज स्पेंट इट इज आल्सो नोन एन ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। तो इसे हम क्या किस रूप में जानते हैं, इसे हम परिचालन व्यय के रूप से जानते हैं, ठीक है। परिचालन व्यय मतलब ऑपरेशन एक्सपेंडिचर एज लॉन्ग एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंसेस। मतलब हम कह सकते हैं जब तक राजस्व व्यय दर्ज नहीं किया जाता है, ठीक है, जब तक राजस्व व्यय को एक एक्सपेंस का मतलब रिवेन्यू एक्सपेंस को एक एक्सपेंसेस के रूप में जब तक नहीं एंट्री की जाती है तब तक यह आय को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं द इनकम इज नॉट अफेक्टेड। एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस आर द हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, मतलब कोई गुड्स परचेज किया गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसमें जैसे हो गए आपके रेंट आपने दे दिया, ठीक है, आपने कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपने गुड्स परचेज किया, आपने जहाँ पे बिजनेस अपना खड़ा किया हुआ है उसका रेंट आपने दिया, सभी एम्प्लॉय को आपने सैलरी दी, मैन्युफैक्चरिंग ऑयल, ठीक है, और फ्यूल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हेंस बी द गिवन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जब आप सीधी सी बात है, अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो सामान खरीदने की लागत, प्रशासनिक खर्च मतलब जैसे किराया, वेतन, जैसे मैंने कहा कि आप किराया दोगे, सैलरी दोगे, ठीक है, निर्माण, तेल, ईंधन और बिक्री वितरण, ये सभी आपके क्या होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में नहीं दिखाई देंगी। तो आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, आपके सॉरी ऑप्शन आपके हैं परचेज, क्रय, ग्रॉस लॉस, मतलब ग्रॉस लॉस ये प्रारंभिक, ठीक है, ओपनिंग अकाउंट प्रारंभिक रहती है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ग्रॉस लॉस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं, यहाँ पे अगर ग्रॉस लॉस है तो सकल हानि यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे आपका आंसर ये जो है ये ग्रॉस लॉस प्रारंभिक ओपनिंग स्टॉक मतलब आपका प्रारंभिक रहती है, ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहेगा। टाइपिंग थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय इसको हम क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम नहीं दिखाते हैं, तो किधर दिखाते हैं, तो जब क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। आइए पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली मदें कौन कौन सी होती हैं। द टर्म्स परचेजिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स आर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट्स आर। चलिए जानते हैं यहाँ पे कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट जब आप तैयार करते हैं तो डेबिट साइड में कौन कौन से टर्म्स हम लिखते हैं। जैसे आपने क्या किया, कोई परचेज किया, ठीक है, परचेज आइटम को हम पूरी तरीके से टाइप डेबिट साइड में लिखते हैं। भाई जब आप परचेज करोगे कैश जाएगा, जहाँ कैश आपके हाथ से जा रहा है वो सब डेबिट साइड में लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक भी आपका डेबिट साइड में रहेगा। जितने भी आपने मजदूरी का मतलब एक्सपेंसेस, ये मजदूरी जो है मतलब वेजेस जो है ये आपका एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंसेस होगा आपके हाथ से पैसे जाएंगे, खर्च होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। फ्रेट मतलब माल धुलाई, आपने पैसे दिए हैं तो ये भी आपका, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉजेज है, ये सभी आपके डेबिट साइड में रहेंगे। रेंट हो गया, ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस एक्सपेंसेस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, इन सबके साथ साथ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक्स एंड ग्रॉस लॉस एक्सेट्रा सोन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी आपके जो डेबिट साइड में रहेंगे वो आपका क्या क्या है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, फ्रेट है, रेंट है, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एक्सपेंसेस, ये आपके क्या है, जितने भी खर्चे हैं ये आपके क्रेडिट डेबिट साइड में रहेंगे, ठीक है। और जो आपका क्रेडिट पक्ष में आपका क्या क्या होगा, तो क्रेडिट पक्ष में आपका हो जाएगा सेल्स आपका हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एंड ग्रॉस लॉस आपका, ये जितने ग्रॉस लॉस ये आपका क्रेडिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका डेबिट में होगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए। एंड ग्रॉस लॉस ये आपका जो पूरी तरीके से सकल हानि जो हुई है, ठीक है, पूरा एक टोटल एक पूरे पीरियड में मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में वो आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाते में कौन सी मदें दिखाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है पावर एंड फ्यूल, शक्ति और ईंधन, सैलरी टू ऑफिस स्टॉक, कर्मचारियों के कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन, रिपेयर टू द मशीनरी की मरम्मत एंड डिप्रिसिएशन ऑफ एन कार, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑफ एन ऑन ऑफिस कार, सॉरी, कार्यालय कार्य पर मूल्यह्रास। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से टर्म्स हैं, ठीक है, कौन से टर्म्स विल अपीयर इन अ ट्रेडिंग टर्म्स, कौन से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थे पावर एंड फ्यूल्स, शक्ति और ईंधन। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते समय ये आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, पावर एंड फ्यूल्स। अब क्यों करना पड़ेगा इसका रीजन जानिए, ठीक है। सबसे पहले द ट्रेड बिटवीन डिपिक्ट्स ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इट्स शेयर होल्डर, बेसिकली पावर्स, ऑयल, गैसेज, वाटर एंड ऑल डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स सोन इन द डुअल साइड ऑफ द बिजनेस। मतलब व्यापार खाते में वस्तु के निर्माण, मतलब कोई प्रोडक्ट का अगर आपने मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो उसका निर्माण और उसके सेल से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उसको व्यापार खाते में दिखाया जाता है। तो शक्ति, तेल, गैस, ईंधन या सभी गुड्स के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम किधर दिखाएंगे, ये आपके एक्सपेंसेस है तो इनको हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि Which of the following items will appear in the debit side of the profit and loss account। निम्नलिखित में से कौन से जो टर्म्स है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट पक्ष में आपके दिखाई जाती हैं। जैसे आपके वेजेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, रॉयल्टी ऑफ एन ऑन प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन पर जो आपका खर्च होते हैं, ठीक है। परचेज, आपके जो जितनी भी आपने गुड्स परचेज किया हो वो आपको दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। तो इसका राइट आंसर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बिक्री और वितरण जो खर्चे होंगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते समय उसको आप डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट साइड में आप उसको पूरी तरीके से आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। डेबिट साइड में उसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है, आपका रीज़न क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वेजेस, ठीक है, वेजेस
आपके जो हो गए वेजेस एंड परचेज ऑन द डेबिट साइड, wages and debit side, wages and purchase on the debit side of trading account, and selling and distribution expenses are shown on the debit side of the profit and loss account. Trading account जो आपका होता है, ठीक है, trading is a profit and loss account, and this statement is prepared to calculate the net profit loss from the business on the its debit side, and gross loss from trading account plus all the expenses like all the indirect expenses, ठीक है, on the debit side, and gross loss from the all indirect expenses and credit. Gross profit from trading account and all indirect income are shown on the side prepared to find out on the gross profit and gross loss from the business, and this is the nominal account in this business, and selling of the goods and construction direct expenses are included. ओके चलिए यहाँ पे अब अच्छी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके वेजेस होते हैं और जो आपके परचेज होते हैं, ये आपके बिजनेस अकाउंट्स तैयार करते समय आप इसको डेबिट साइड में लिखोगे, क्योंकि ये आपके खर्चे हैं, ठीक है। आपने परचेज किया है कोई गुड्स, आपने वेजेस पे मजदूरी का भुगतान किया है, मतलब वेजेस का खर्चा दिया है, ठीक है, मजदूरों का, तो आपके खर्चे एक्सपेंसेस है, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। एंड बिक्री एवं वितरण खर्चों को लाभ हानि खाते के, बिक्री और खर्चों का लाभ हानि खाते के आप किधर दिखाओगे, आप उसको डेबिट पक्ष में दिखाओगे, डेबिट पक्ष में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। व्यापार खाता जो होते हैं, ठीक है, व्यापार से सकल लाभ सकल हानि को ज्ञात करने के लिए हम व्यापार खाता मतलब बिजनेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपना। और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें जो होता है जितने भी हम गुड्स परचेज करते हैं, सेलिंग करते हैं, और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को हम पूरी तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है। और इसके डेबिट पक्ष में पूरी तरीके से सकल हानि और जितने भी ग्रॉस लॉस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, इन सबको हम क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको हम किधर दिखाते हैं, अपने डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ये जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से उसमें क्लियर कर दूंगा। चलिए यहाँ पे आपका लास्ट नहीं कह सकते, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है लेखा परीक्षा का, डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता लगाना, टू फाइंड आउट फ्रॉड मतलब कपट का पता लगाना जो आपसे बेईमानी हुई है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपके आंसर है टू फाइंड रियलाबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके स्थिति और लाभ हानि का विवरण विश्वसनीयता। तो लेखा परीक्षण जो आपका होगा, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, लेखा परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या, ठीक है। तो आपका आंसर होगा द टू फाइंड रियलाबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, और जितने भी लॉस आपके हुए हैं आपके बिजनेस में उन सभी को पता लगाना, यही होता है क्या ऑडिट, ठीक है। ऑडिट का यह ऑब्जेक्ट होता है, लेखा परीक्षण का यह उद्देश्य होता है। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं, ठीक है। देखिए अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि पुस्तकों में जो लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण बनाया गया है वह वास्तव में व्यवसाय की उचित स्थिति बतलाता है कि नहीं बतलाता है, जबकि गलतियों को पकड़ना, धोखाधड़ी को पकड़ना या अंकेक्षण का ऑडिट का एक प्राइमरी या सेकेंडरी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब द मेन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू स्टेट द क्वेश्चन in which the profit and loss accounts and balance sheet are prepared, whether he is telling the real business and through situation or not, while taking the example of the photography and deceptions, ठीक है। and integration has a second purchases, ओके। तो यहाँ पे आपकी पूरी तरीके से ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे फोटोग्राफी आ गया है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। चलिए और बाकी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप आपके बुक्स में जो एंट्री की गई है उसमें हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, ठीक है। और यह हमारे बिजनेस की एक उचित और सत्य स्थिति बतलाता है कि आपका बिजनेस क्या में टोटल लायबिलिटी कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस लॉस है, ठीक है। एंड जितने भी हमसे एरर हो गए हैं या गलतियां जितनी हुई हैं, तो धोखाधड़ी अगर आपसे हो रहा है बिजनेस में तो वो भी पता लग जाता है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी थे, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही MCQ में करा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले जितनी भी क्लासेज है उसमें MCQ के क्वेश्चन को बढ़ाए जाएंगे। टारगेट यही है कि टॉप 25 क्वेश्चन डेली में आपको करा
कराऊंगा। ये थोड़े डिटेल में हो जा रहे हैं, थोड़े लॉन्ग वीडियो हो जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग क्लासेज हो जा रही है, इसके ड्यूरेशन काफ़ी हो जा रहा है, अभी ये 30 मिनट का मे भी ये क्लास हो गया है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, ठीक है, क्लास में बने रहिए, और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से इसको वॉच कीजिए, इसका नोट्स वगैरह बना लीजिए। वैसे मैं तो नोट्स ये पीपीटी फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में एमसीक्यू के क्वेश्चन और भी उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।